नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं विषय हिंदी पहली इकाई 8वां पाठ पूर्ण विश्राम। इस पाठ का स्वाध्याय मौलिक सृजन। पर्यटन स्थलों पर सैर करने के लिए जाते समय बरती जाने वाली सावधानियों की सूची बनाओ। पर्यटन स्थल पर सैर करने जाते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ इस प्रकार है। हमेशा मौसम के अनुकूल जगह का चुनाव करें। सर्दियों में ऐसी जगह न जाए जहाँ अत्यधिक सर्दी पड़ती हो। गर्मियों में ऐसी जगह पर जाने से बचें जहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ती हो। यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लें ताकि अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। होटल की बुकिंग यात्रा पर निकलने से पहले ही करा लें ताकि भीड़ भाड़ से बचा जा सके। यदि साथ में कोई बुजुर्ग आदि है तो उनकी सारी दवाइयाँ आदि घर से लेकर ही चले। जितने भी सदस्य साथ हो सबके आपसी संपर्क की व्यवस्था सुनिश्चित करके चले ताकि अनजान जगह खो जाने की स्थिति में आपात संपर्क किया जा सके। पर्यटन स्थल पर किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में न आए। ऐसे लोग धोखेबाज और ठग भी हो सकते हैं। ज़्यादा खरीदारी से बचें और केवल उतनी खरीदारी करें जितना वज़न सुगमतापूर्वक ले जाने में सक्षम हो। ज़्यादा पैसे कैश न ले जाए और जितना भी कैश ले जाए उसे एक ही जगह न रखकर थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह रखें। यथासंभव डिजिटल भुगतान को ही प्राथमिकता दें। अपने बजट के अनुसार ही पर्यटन स्थल का चुनाव करें। श्रवणीय दूरदर्शन, रेडियो, यूट्यूब पर हास्य कविता सुनो और सुनाओ। एक ऐसी हास्य कविता है, शक्तिशाली जीव विद्यार्थी। सजीव को निर्जीव बना दे, निर्जीव को सजीव। विद्यार्थी इस धरती का ऐसा शक्तिशाली जीव। जीव है ऐसा ज़ुबान जिसकी टीचर से भी तेज। खूब पकाए सिर, तोड़े स्टूल, कुर्सी और मेज। बदनामी से जुड़ा एक और ज़बरदस्त खेल। खुद पास न हो पाए तो टीचर को बताए फेल। फेल हो जाते समझने में, टीचर देख के इनकी फैशन। स्कूल पढ़ने ऐसे आए जैसे आए हिल स्टेशन। किताब का ज्ञान अब सोशल मीडिया के सामने फीका। व्हाट्सएप फेसबुक से सीखा फ्यूचर ब्राइट का तरीका। इनके फ्यूचर के चक्कर में पेरेंट्स दिन रात दौड़े। थोड़ा बहुत पढ़ लो जी कहकर टीचर हाथ जोड़े। टीचर हाथ जोड़े क्योंकि ना दे सकते पनिशमेंट। अब टीचर स्टूडेंट का रिश्ता बन गया एग्रीमेंट। पठनीय प्रेमचंद की कोई कहानी पढ़ो और उसका आशय अपने शब्दों में व्यक्त करो। एक ऐसी कहानी का आशय हम यहाँ बताने जा रहे हैं। कहानी का नाम है दो बैलों की कथा। मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा को हम सब बचपन की पाठ्यपुस्तकों में पढ़ चुके हैं। ये कहानी हीरा मोती नाम के बैलों की कहानी है जो आपस में बेहद प्रेमपूर्ण तरीके से रहते हैं। सभी सुख दुख साथ झेलते हैं। कहानी में झूरी है जो दोनों का मालिक है। कहानी में झूरी की पत्नी है जो हीरा मोती से प्रेम करती है। कहानी में झूरी का साला गया भी है जो क्रूर है। वो हीरा मोती को अपने घर ले जाता है पर हाड़ तोड़ मेहनत तो लेता है, खाने को कुछ नहीं देता। दोनों बैल वहाँ से भाग निकलते हैं। रास्ते में सांड से लड़ाई होती है जिसमें दोनों बैल बाजी मार जाते हैं और तमाम मुश्किलों को झेलते हुए वापस झूरी तक पहुँचते हैं जो दोनों को गले से लगा लेता है। इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने जानवरों की समझदारी और इंसानी प्रेम को दर्शाया है।
लेखनीय। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर यातायात के नियमों के बैनर्स बनाकर विद्यालय की दीवारों पर लगाओ। अब सड़क सुरक्षा सप्ताह के चलते हम कुछ बैनर्स, ट्रैफिक नियमों के, यातायात के नियमों के कुछ बैनर्स बना सकते हैं, जिनमें हम लिख सकते हैं दुर्घटना से देर भली, हेलमेट का प्रयोग करें, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, नज़र हटी, दुर्घटना घटी, सड़क नियमों का पालन करें आदि बैनर हम दीवारों पर लगा सकते हैं। संभाषणीय। किसी दुकानदार और ग्राहक के बीच का संवाद प्रस्तुत करो। दुकानदार और ग्राहक के बीच का संवाद। ग्राहक दुकानदार से, भाई गेहूँ कैसे किलो दिया? दुकानदार, साहब ये 4 तरह के गेहूँ है, 32, 34, 36 और 40 रुपये किलो के हैं, आपको कौन सा वाला दूँ? ग्राहक, इन चारों में क्या फ़र्क है? दुकानदार, साहब चीज़ जितनी अच्छी होती है उतना ही ज़्यादा दाम होता है, यह 40 वाला सबसे अच्छा है। ग्राहक, यह 40 वाला अच्छा तो है लेकिन बहुत ही महंगा है, 35 रुपये किलो में दोगे तो 5 किलो लूँगा। दुकानदार, साहब मोल भाव नहीं होता, एक ही दाम है। ग्राहक, 40 रुपये तो बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। दुकानदार, साहब यहाँ की किसी भी दुकान में जाओ, इसी दाम में मिलेगा। ग्राहक, 5 किलो चाहिए, कुछ तो कम कर दो। दुकानदार, साहब आप 5 किलो लो या 10 किलो, भाव तो यही रहेगा, आपको जमे तो लो वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ग्राहक, अच्छा ठीक है, 5 किलो दे दो। दुकानदार, साहब ये लीजिए। ग्राहक, ये लो अपने पैसे, धन्यवाद। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। पहला, संजाल पूर्ण करो। संजाल के केंद्र बिंदु में है गैरेज की सूची में लिखी हुई चीज़ें, और वे चीज़ें हैं 1 गैलन इंजन ऑयल, ट्यूबवॉल, मोटर में हवा भरने की पिचकारी, रबड़ सॉल्यूशन। दूसरी कृति, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। जुहू जाते वक्त साथ में ली गई वस्तुएं, रबर कैप, छतरी, राइटिंग पैड, बिजली का बिल। तीसरी कृति, लिखो। पर्यायवाची शब्द, ऐनक, इसका पर्यायवाची शब्द है चश्मा। रात, रजनी, अखबार, समाचार पत्र, घर, मकान। अब हम मुड़ेंगे भाषा बिंदु की ओर। निम्नलिखित समुच्चारित भिन्न अर्थक हिंदी शब्दों के अर्थ लिखो तथा उन शब्दों का अलग अलग पूर्ण वाक्यों में प्रयोग करो। पहला शब्द है हार। हार का एक अर्थ होता है माला। उन्होंने नेताजी को हार पहनाया। हार का दूसरा अर्थ होता है पराजय। घर के ही वोट न मिलने के कारण नेताजी की हार हुई। दूसरा शब्द है वार। वार का मतलब होता है दिन। जैसे हम कहते हैं आज शनिवार है। वार का दूसरा अर्थ होता है आक्रमण। कातिल ने लड़के पर चाकू से वार किया। तीसरा शब्द है हल। हल का एक अर्थ होता है समाधान। इस सवाल का हल तो सर ही बता सकते हैं। और दूसरा अर्थ होता है भूमि जोतने का साधन। खेत में हल चलता हुआ देख मुझे बड़ा आनंद आता है। चौथा शब्द है सीना। उसका एक अर्थ होता है सिलाई काम करना। कपड़े सीना हम जितना आसान समझते हैं उतना आसान है नहीं। सीना का दूसरा अर्थ होता है छाती।
हमारे वीर सीमा पर अपना सीना तान कर खड़े रहते हैं। पांचवा शब्द है ज्वार, जिसका एक अर्थ होता है, एक वो अनाज का प्रकार है। मुझे ज्वार की रोटी बहुत पसंद है। ज्वार का दूसरा अर्थ होता है समुद्र के तल का उभार। ज्वार के पानी के साथ बहुत सी मछलियाँ किनारे पर आ जाती है। छठा शब्द है सुमन। सुमन का एक अर्थ होता है फूल। इस बाग में सुमनों की कोई कमी ही नहीं है। सुमन का दूसरा अर्थ होता है अच्छा मन। उसका अच्छा ही होता है जो सुमन के साथ काम करता है। उपयोजित लेखन, कोई साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप में प्राप्त होने के विरोध में शिकायत करते हुए संपादक को निम्न प्रारूप में पत्र लिखो। और पत्र का प्रारूप हमें दिया गया है, यह औपचारिक पत्र है। दिनांक, प्रति, विषय, संदर्भ लिखना है महोदय, विषय विवेचन करना है, भवदीय, भवदीया, नाम, पता, ईमेल आईडी, इस प्रारूप में हमें यह पत्र लिखना है। दिनांक 11 अगस्त 2022, प्रति संपादक साहित्य यात्रा, साहित्य भवन पब्लिशिंग कंपनी, मुंबई 18। विषय साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप से प्राप्त होने की शिकायत करते हुए पत्र। महोदय, मैं अनीता काले कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। प्रति सप्ताह मैं आपके पब्लिशिंग कंपनी द्वारा साहित्य यात्रा पत्रिका मंगवाती आ रही हूँ। पिछले 2 वर्ष से मेरे स्थानीय पते पर नियमित रूप से पत्रिका आ रही है, लेकिन मुझे आपको यह बताते हुए बहुत ही खेद हो रहा है कि पिछले 2 महीने से मेरे पते पर साप्ताहिक पत्रिका अनियमित रूप से आ रही है। जून महीने में मुझे 2 ही बार साप्ताहिक पत्रिका प्राप्त हुई है। इस महीने में तो मुझे 1 ही बार साप्ताहिक पत्रिका मिली है। मेरा सदस्य क्रमांक 4462/क्रस है। आशा है कि मेरी शिकायत पर आप अवश्य विचार करेंगे और मुझे नियमित रूप से साप्ताहिक पत्रिका भेजने का कार्य सुचारू रूप से करेंगे। भवदीया कुमारी अनीता काले, पता देव निवास, साईराज नगर, मालाड, पश्चिम मुंबई। ईमेल आईडी anitakaale123@gmail.com। मैंने समझा व्यक्ति को अपने व्यस्त जीवन में विश्राम करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलता। यदि मौका मिल भी जाए तो वह घरेलू कारणों से उसका लाभ नहीं उठा पाता। अतः हमें सैर पर जाने से पहले आवश्यक चीज़ों की सूची बनानी चाहिए और पूर्ण व्यवस्था के साथ सैर पर जाना चाहिए। इससे हम बिना चिंता के विश्राम तथा सैर का आनंद उठा सकते हैं। स्वयं अध्ययन, प्राचीन काल से आज तक प्रचलित संदेश वहन के साधनों की सचित्र सूची तैयार करो। प्राचीन काल से आज तक जो प्रचलित संदेश वहन चले आ रहे हैं, उन साधनों की सूची के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमारे सामने पहला चित्र आता है कबूतर का। प्राचीन काल में संदेश पहुंचाने की सुविधाएं नहीं थी, तब कबूतर ही संदेशवाहक का काम करते थे। संदेश एक चिट्ठी में लिखकर उसे एक नली में रखते थे और वही नली कबूतर के पैरों में बांध दी जाती थी। इसके अतिरिक्त कबूतर को आवश्यक निर्देश भी दिए जाते थे। प्रशिक्षित होने के कारण वह रास्ता नहीं भटकता था। युद्ध के दौरान कबूतरों द्वारा महत्वपूर्ण संदेश हर जगह पहुंचाए जाते थे। उसके बाद आती है डाक सेवा। भारतीय डाक प्रणाली का इतिहास काफ़ी रोमांचक और पुराना है। उस समय घुड़सवारों द्वारा संदेश ले जाने की व्यवस्था थी। उसके बाद उसमें परिवर्तन हुआ और पोस्ट ऑफिस के द्वारा कई राज्यों में डाक सेवाएं शुरू हो गई। इसमें डाकिया चिट्ठियाँ
डाकिया चिट्ठियाँ पहुँचाने का कार्य करने लगा। यह सेवा वर्तमान युग में भी जारी है। चिट्ठियाँ पहुँचाने के अलावा बाकी के कई काम जैसे मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट आदि की सुविधा भी डाक सेवा में भी उपलब्ध है। उसके बाद है टेलीफ़ोन। टेलीफ़ोन के आने से संदेश भेजना बहुत ही सरल हो गया। इसमें एक दूसरे से मौखिक रूप से बात करने की सुविधा बनाई गई, जिससे यह संदेशवहन का सबसे सशक्त माध्यम बन गया था। टेलीफ़ोन के ज़रिए दूसरे राज्यों या देशों में रहने वाले लोगों से भी आसानी से संपर्क स्थापित होने लगा था। कंप्यूटर। विज्ञान की प्रगति ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, जिससे हम कंप्यूटर के माध्यम से अपने संदेश को ईमेल द्वारा कहीं भी तुरंत भेज सकते थे। सात समंदर पार बैठे व्यक्ति से वीडियो चैट द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखते हुए बातें भी कर सकते हैं। परंतु कंप्यूटर संदेशवहन का सबसे महंगा साधन था। मोबाइल के आविष्कार ने दुनिया में धूम मचा दी है और आज वर्तमान युग में मोबाइल संदेशवहन का सबसे सस्ता साधन बन गया है। मोबाइल में संदेशवहन की सारी सुविधाएं हैं, जिसके माध्यम से व्यक्ति घर बैठे ही किसी से भी वीडियो कॉल के ज़रिए आसानी से प्रत्यक्ष रूप में बात कर सकता है। इसमें ऑडियो कॉल की दरें भी बहुत सस्ती है। संदेश भेजने के साथ साथ यह मनोरंजन एवं जानकारी प्राप्त करने का भी साधन बन गया है। यह हमारा स्वाध्याय पूरा हुआ। ऐसे ही हिंदी विषय और भी विषयों की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सभी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचने के लिए बेल आइकॉन बटन को क्लिक करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्र सहेलियों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई प्रतिक्रिया हो, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट।